हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला पॉइंट। स्वागत है आपका पाठशाला पॉइंट में। आप लोग कैसे हैं? ठीक है होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। लेकिन क्या आप अपनी तैयारी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या नहीं? क्योंकि इसके कुछ कारण हैं। प्रीवियस ईयर जो है, इसके बिना हमारी तैयारी जो है वो लगभग अधूरी सी है। हमारी तैयारी को ये पूरा बनाता है, कंप्लीट बनाता है, ठीक है। क्योंकि इसके कई सारे रीजन है क्यों कंप्लीट बनाता है, क्यों इसके बिना अधूरी है। उसके कई सारे रीजन है। जैसे अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप देखे रहते हो तो आपको एग्जाम के पैटर्न के बारे में आइडिया लगता है, पहला बेनिफिट। दूसरा क्या कि आपको क्वेश्चंस के बारे में आइडिया लगते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से, कहां से और कैसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन का आइडिया रहता है, टॉपिक का आइडिया चलता है कि किस टॉपिक पे हमें ज्यादा टाइम देना है, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन सा सेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी बातें हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखने से आइडिया लगता है। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ये है कि रिपीटेड क्वेश्चन। मतलब क्या कि कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी क्या लगभग हर बार ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन 3-4-2-3 इस तरह से कुछ क्वेश्चन जो है वो पहले साल के पूछे गए क्वेश्चन का हूबहू जो है वो आ जाता है एग्जाम में। मतलब क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाता है। तो जब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखे रहते हैं, पढ़े रहते हैं, समझे रहते हैं, तो हमारा एग्जाम जो है वो आसान हो जाता है, हमारा पेपर जो है आसान हो जाता है, हमारे पेपर में जो क्वेश्चन आया रहता है वो आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसी महत्व को देखते हुए, इसके महत्व को देखते हुए और इसके बिना जो तैयारी का अधूरापन है, उस अधूरेपन की कमी को दूर करने के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, उन सारे जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चन का सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज, साथ ही साथ पेपर वाइज हम क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे। उसमें क्वेश्चन को तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ ही उससे रिलेटेड उसके एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो एक अच्छी कामना के साथ, एक अच्छे विशेष के साथ हम शुरुआत करते हैं इस नए सीरीज को, ठीक है। जिसमें पहला जो वीडियो होगा, पहला जो हमारा इस सीरीज का पहला वीडियो होगा वो 66 बीपीएससी क्वेश्चन पेपर का होगा। उसमें जो फिजिक्स सेक्शन है, फिजिक्स से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे, उस सारे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, आज एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगली बार में 65 फिजिक्स का आएगा, फिर 64 फिजिक्स का आएगा। ऐसे हम क्या करेंगे, पेपर वाइज और सब्जेक्ट वाइज करेंगे। इससे हमें क्या होगा कि हमारे पास क्वेश्चन और सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन का एक अच्छा खासा कलेक्शन हो जाएगा और एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो 66 में जो फिजिक्स का जो पहला क्वेश्चन आया था वो था क्या कि दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा। यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि एक तो हमें एक्सप्लेनेशन के साथ समझना है, तो उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उन पूरी बातों को समझेंगे। दूसरा चीज कि अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे ऑप्शन लिखेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो हो सकता है कि पूरा इस पे नहीं आ पाए, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, किस टॉपिक पे पूछ रहा है, तो पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे प्रतिरोध पे। किस पे, तो प्रतिरोध पे पूछ रहा है। प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो ये है आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या कहते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं,
तो आवेश के प्रवाह के दर को, आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। मतलब कि अगर इसको इंग्लिश में बोले तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है, इसको यह क्या है? अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है कि आपका मैग्नीट्यूड तो होता है, मैग्नीट्यूड तो होता है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, इसका जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एम्पियर। एम्पियर इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक, तो ये विद्युत धारा के बारे में हम यहीं पे पढ़ लिए कि आवेश के प्रवाह का दर क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अदिश राशि, अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं, और इसका यूनिट जो है वो एम्पियर होता है। ठीक है, अब प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध, तो प्रतिरोध होता है रेजिस्टेंस, कि अगर किसी चालक से या कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे तो प्रतिरोध जो होता है वो उसका अपोज करता है। मतलब यह फ्लो ऑफ करंट का क्या करता है? अपोज करता है। वही क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है। वही क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है। तो रेजिस्टेंस को हम लोग R से डिनोट करते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो आपका होता है ओम। क्या होता है? ओम। और इसको जो हम लोग मापते हैं, इसका जो मेजरमेंट करते हैं वो हम करते हैं ओम मीटर से। ओम मीटर से इसका हम लोग क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। तो ये आपका हो गया प्रतिरोध, कि प्रतिरोध हम लोग कहते किसे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं ओम लॉ, देखते हैं कि ओम लॉ क्या होता है। ओम लॉ, ओम्स लॉ। ओम का नियम ये कहता है कि किसी कंडक्टर का अगर फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं है, किसी कंडक्टर के फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं है और उसका जो पोटेंशियल है वो भी है, तो पोटेंशियल भी और उसमें फ्लो करने वाली जो इलेक्ट्रिक करंट है वो I, दोनों जो है वो एक दूसरे का क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पोटेंशियल और उसमें फ्लो करने वाली इलेक्ट्रिक करंट दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब हम इस साइन को हटाते हैं तो इसके एक R आएगा और ये कांस्टेंट साइन के बदले में इक्वल टू आ जाएगा, तो V इज इक्वल टू IR हो जाता है। ये R जो हमारा एक कांस्टेंट है, R जो हमारा एक कांस्टेंट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो जब किसी चालक में कोई चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है तो उनके सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर जो है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है, उसमें फ्लो करने वाले धारा के वो समानुपाती होती है। मतलब फ्लो करने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब हम ये साइन हटाते हैं तो इक्वल आता है और इसके बदले एक R लगाते हैं। यही R हमारा क्या है? कांस्टेंट है। ये R कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग प्रतिरोध और रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब ये प्रतिरोध जो होता है ये आपका दो तरह का होता है। एक क्या होता है? एक होता है ओमीय प्रतिरोध। ओमीय प्रतिरोध
और दूसरा क्या होता है अनओमीय प्रतिरोध। अनओमीय प्रतिरोध तो जो ओम के नियम का जो प्रतिरोध ओम के नियम को फॉलो करे वो ओमीय प्रतिरोध, ओमीय रेजिस्टेंस, और जो ओम के नियम को फॉलो नहीं करे वो आपका हो जाएगा वो आपका नॉन ओमिक रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरह के प्रतिरोध और रेजिस्टेंस होते हैं। अब देखते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिससे हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की अगर बात करें, प्रतिरोध श्रेणी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो एक तो हो जाता है हमारा समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन, और दूसरा हो जाता है समानांतर क्रम, और दूसरा हो जाता है श्रेणी क्रम। मतलब ये हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन और ये आपका हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मान लेते हैं दो प्रतिरोध R1 और R2, R1 और R2, और दोनों का इक्विवेलेंट जो है वो हम मान लेते हैं R। तो समानांतर क्रम में जो हमारा होता है इक्विवेलेंट प्रतिरोध वो क्या होता है 1/R अपॉन इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R2 ये होता है। इसको हम लोग आगे फर्दर क्या लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हमारा इसका रिजल्ट हो जाएगा। और सीरीज में क्या होता है, सीरीज में आपका सिंपली ऐड हो जाता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो ये हमारा प्रतिरोध है। ठीक है, ये समानांतर क्रम है और वो क्या है श्रेणी क्रम है, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2, R इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और श्रेणी क्रम वो हो गया। अब हमारा क्वेश्चन जो है कहां से आया हुआ है, क्वेश्चन हमारा यहां से आया हुआ है इस टॉपिक से। तो देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ है, इससे रिलेटेड हम कई सारे टॉपिक को जो है वो क्लियर किए कि प्रतिरोध किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो विद्युत धारा से। अब विद्युत धारा किसे कहते हैं, प्रतिरोध जो है ये क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, और फिर प्रतिरोध का कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो दो तरह का होता है, समानांतर और श्रेणी। फिर जाके हम क्या है कि जो क्वेश्चन है, अब हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, तो किस फॉर्मूला पे बैठेगा, ये आपका बैठ जाएगा कि समानांतर क्रम में, तो हम इसमें देख लेंगे कि 1/R1 प्लस 1/R2, तो क्या हो जाएगा, देखिए कह रहा है कि दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध मतलब टोटल दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे R की वैल्यू गिवन है, तो R की जगह पे हम क्या लिख देंगे 1.403 इज इक्वल टू, यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है, मतलब अगर मान लीजिए R1 2 है, तो आपसे क्या निकालना है R2 आपको फाइंड आउट करना है। तो आप जब इसे सॉल्व कीजिएगा 1.403 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/R2, यहाँ से आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो R2 का वैल्यू आपको आ जाएगा। ये R2 की जो वैल्यू है कितना आएगा वो आपको क्या करना है कि हमारे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, यहाँ से इसके आगे क्या है वो तो कैलकुलेशन का पार्ट है और वो तो आप लोगों को आता ही होगा। तो यहाँ तक जो है R2 का वैल्यू आ जाएगा, जो वैल्यू आएगा R2 का वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आया हुआ है और उससे रिलेटेड जो है वो एक्सप्लेनेशन क्या होगा, आगे पीछे दाएं बाएं पूरा मुड़ कर देखेंगे
ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में हमने देखा है, क्या देखा कि विद्युत चालकता देख लिया, सॉरी ये विद्युत धारा देख लिया, उसका यूनिट क्या होता है, कैसी राशि है, प्रतिरोध के कॉम्बिनेशन कौन कौन से होते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। अब आपका यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा कि दो समानांतर की जगह मान लीजिए वो श्रेणी क्रम है, क्या है, श्रेणी क्रम है, दो श्रेणी क्रम है और श्रेणी क्रम के वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध इतना है, तो आप बताइए, तो आप श्रेणी क्रम वाले में क्या कीजिएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R का वैल्यू 1.403 इज इक्वल टू 2 प्लस R2, यहां से आप सॉरी यहाँ पे आप 2 रख दीजिए ये तो, और यहाँ पे 1.403 कर लीजिए, तो यहाँ से R2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आपके लिए अब आसान हो गया। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि गर्म करने पर अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, गर्म करने पर अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब ये क्वेश्चन हमने पढ़ा तो यहाँ पे क्या शब्द आया, अर्धचालक। तो जब अर्धचालक आया तो हम लोग को आइडिया क्या लगाना है कि हम लोग इसमें देखेंगे कि आखिर अर्धचालक कहते किसे हैं। तो अर्धचालक जो होता है ये कंडक्टर मतलब चालक और इंसुलेटर के बीच होता है, ठीक है, चालक और इंसुलेटर के बीच होता है। तो चालक क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, तो इन सारी बातों को हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले चालक की, कि चालक आके कहते किसे हैं। चालक जो है, चालक कहते हैं उसको कि इसको अचालक हो जाएगा इसका हिंदी। चालक उसको कहते हैं जिससे विद्युत धारा जो है वो आसानी से प्रवाह करने लगे, विद्युत धारा आसानी से प्रवाह करे, आसानी से प्रवाह करे, मतलब फ्लो जो हो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो इजिली हो, ठीक है। और इंसुलेटर जो होता है इससे क्या होता है कि विद्युत धारा का फ्लो मतलब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होता है। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये जो है नहीं होता है, तो ये अचालक होता है, ठीक है। सबसे अच्छा चालक जो है वो आपका माना सबसे अच्छा चालक आपका माना जाता है वो चांदी माना जाता है, और दूसरा स्थान जो है वो आपका तांबा का आता है। सबसे अच्छा चालक कौन है, चांदी है, और दूसरा स्थान जो है वो तांबा का है। स्थिर चालक का जो प्रतिपादन किया था, स्थिर चालक की जो खोज की थी वो बेंजामिन फ्रैंकलिन, उनका नाम क्या था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने स्थिर चालक की खोज की थी, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने स्थिर चालक की खोज की थी। तो अर्धचालक जो होता है, अर्धचालक का प्रतिरोध इस चालक मतलब कंडक्टर और नॉन कंडक्टर या फिर इंसुलेटर कहिए, इन दोनों नॉन कंडक्टर का, ये नॉन कंडक्टर, ठीक है। अर्धचालक का प्रतिरोध जो होता है ये एक ऐसी सामग्री होती है, उसका प्रतिरोध जो होता है वो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछा है कि अगर गर्म करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं तो एक चालक को गर्म कर लीजिए और दूसरा क्या आपको, अर्धचालक को। तो जब चालक को गर्म करते हैं तो इसमें मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है, वाइब्रेट करने लगता है। इसमें मॉलिक्यूल क्या होता है, वाइब्रेट करने मतलब अणुओं का कंपन होने लगता है,
अणुओं का कंपन होता है। और जब अणुओं का कंपन होता है तो प्रतिरोध जो है ये आपका बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और अर्धचालक जो है तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपका इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता होती है और इसके कारण जो है आपका प्रतिरोध घट जाता है, प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है, तो चालक को गर्म किए तो प्रतिरोध उसका बढ़ता है और अर्धचालक को गर्म करने से प्रतिरोध घटता है। तो इस तरह से इसका मान जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अर्धचालक का प्रतिरोध जो है वो आपका घट जाता है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसका प्रतिरोध जो है वो आपका घट जाता है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है वह है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। मतलब हमें बताना है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम देखें तो बहुत लंबी दूरी जब हमें मापनी होती है, बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। मतलब प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होगी, दूरी की इकाई होगी, डिस्टेंस। ठीक है, जब दूरी की इकाई हो गई, बहुत लंबी दूरी मापने के लिए इसका ये यूज करते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू क्या होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, और जो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, उसको क्या कहते हैं, पार्सेक। क्वेश्चन आएगा कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो उसका उत्तर हो जाएगा पार्सेक। अब होता क्या है कि एक पार्सेक में कितना क्या होता है, तो एक पार्सेक बराबर क्या होता है 3.46 प्रकाश वर्ष, 3.46 प्रकाश वर्ष। तो इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं कि एक पार्सेक में कितने मीटर, तो एक पार्सेक इज इक्वल टू 3.46 और इनटू अगर हम कर दें ये 9.46 इनटू 3.08 3.26। तो अगर हम ये मल्टीप्लाई कर दें 3.26 इंटू 9.46 इंटू 10 की पावर 15, तो हमारा आ जाएगा कि एक पार्सेक में कितना मीटर होगा। तो देखें यहां से कितने क्वेश्चन हो गए कि एक कि प्रकाश, ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन का आंसर कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये हो जाएगा आपका दूरी की इकाई है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हमने क्या सीखा कि क्वेश्चन आ गया कि एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, तो आपका ये हो जाएगा 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष हो जाएगा। और एक प्रकाश वर्ष में कितना प्रकाश वर्ष होता है, सॉरी एक पार्सेक में दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है और एक पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष, तो 3.26 प्रकाश वर्ष। और इसको हम चाहेंगे तो एक पार्सेक को मीटर में भी कन्वर्ट कर लेंगे, 3.26 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर आ जाएगा। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब जो अगला क्वेश्चन है वह है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या जो है अपरिवर्तित रहता है, मतलब तरंगधार्य अपरिवर्तित रहता है या फिर आवृत्ति उसका अपरिवर्तित रहता है या फिर तो ये इसमें से बताना हमें कि क्या अपरिवर्तित रहता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वह है प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है। मतलब हम यहाँ पे देखें तो बात कर रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इस टॉपिक से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट,
रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक है, इस बात का ध्यान देना है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन, मतलब एक सतह से जो होता है एक सतह पे ये प्रकाश आया और फिर इसी सतह से क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया, तो वो होता है रिफ्लेक्शन। ये होता है रिफ्रैक्शन, मतलब आर पार हो जाना। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहता है कि जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, मतलब तरंग वेव जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो उसका जो पाथ है वो चेंज हो जाता है, अपने पाथ से जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है। तो प्रकाश जो है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दो तरीके से जा सकता है। एक तो क्या कि आपका सीधा जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री पे, और दूसरा क्या, इंक्लाइंड जा सकता है, प्रकाश इंक्लाइंड जा सकता है, ठीक है। तो जब परपेंडिकुलर सीधा जाएगा तो वो क्या करेगा कि प्रकाश उस स्थिति में बिना मुड़े सीधे निकल जाएगा, मतलब उसमें उसके डायरेक्शन में या उसके पाथ में कोई डाइवर्जन नहीं होगा। लेकिन वही जब तिरछा जाएगा, इंक्लाइंड प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो इसको जाना चाहिए कहीं और चला जाएगा कहीं और, ठीक है। तो ये अपने पाथ से क्या हो जाएगा, डाइवर्ट कर जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे सवाल आता है कि प्रकाश कैसे चेंज होता है, कैसे अपने पाथ को चेंज करता है। तो जब प्रकाश जो है वो विरल, मतलब रियल से सघन, मतलब डेंसर, जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है, रेयर से डेंसर में जाता है, तो अभिलंब से दूर जाता है, और जब प्रकाश सघन से विरल की ओर जाता है तो अभिलंब से क्या होता है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। विरल, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, विरल हो गया, और ये हो गया सघन, मतलब रेयर और डेंसर, रेयर और डेंसर। तो विरल से सघन में जाएगा तो ये क्या होगा, अभिलंब से दूर, मतलब जो परपेंडिकुलर है उससे क्या हो जाएगा, दूर मुड़ जाएगा। और जब डेंसर से विरल की तरफ आएगा तो परपेंडिकुलर की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होता है कि इसमें प्रकाश का जो तरंग होता है उसमें क्या होता है, एक होता है आपका स्पीड, प्रकाश की गति, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। तो स्पीड, गति, तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की जो गति है वो भी क्या होता है, ये चेंज हो जाता है, प्रकाश की गति भी चेंज हो जाती है, और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य भी जो है वो क्या करता है, चेंज हो जाता है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य भी चेंज हो जाता है, चेंज। लेकिन आवृत्ति बोले तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रकाश का चेंज नहीं होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी जो है, आवृत्ति वो अपरिवर्तित रहता है, प्रकाश की फ्रीक्वेंसी अपरिवर्तित रहता है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन भी क्या पूछा था, यही पूछा था कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है, क्या अपरिवर्तित रहता है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी जो है, आवृत्ति
वो अपरिवर्तित रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आवृत्ति। ठीक है। अब है अगला कि विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं। अगला जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं। ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है कि वैसा तरंग जिसको गमन करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, जिसको मूव करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत, बोले तो मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब क्या, ये निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात मतलब क्या हो गया? वैक्यूम में भी गमन कर सकता है। ठीक है, निर्वात में भी गमन कर सकता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। इसका जो तरंग दायरा का जो सीमा होता है वो वेवलेंथ जिसको बोल सकते हैं हम, तरंग दायरा। तरंग दायरा का जो सीमा होता है 10 की पावर -14 मीटर से 10 की पावर 4 मीटर तक होता है। ठीक है। और ये जो है, ये जिस स्पीड से प्रकाश जो है गमन करता है, प्रकाश की गति से, प्रकाश की गति के बराबर की गति से गमन करता है, गति से गमन करता है, गमन करता है। अब आपको यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपकी प्रकाश की गति अगर पता चल गया तो मतलब क्या हो जाएगा कि आपको चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग की भी गति पता चल जाएगी। तो प्रकाश की गति भैया होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की गति ये होती है। तो हमारा आंसर इसका क्या आ जाएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से गमन करती है। तो यहाँ पे देखें हम लोग क्या बात, इसका वेवलेंथ पता चला कि 10 की पावर -14 मीटर से 10 की पावर 4 मीटर होता है। दूसरा क्या कि ये निर्वात में गमन कर सकता है, मतलब वैक्यूम में भी क्या कर सकता है, ये ट्रेवल कर सकता है। और तीसरा क्या कि इसकी गति जो होती है वो प्रकाश की गति के बराबर होती है। और प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन जो है वो है कि पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था। सबको अपने अपनी चांद को याद करने की जरूरत नहीं है, ये चंदा मामा की बात कर रहा है जो सबके लिए एक है। सब अपनी अपनी चांद को याद नहीं करेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन है कि पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, तो इसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि नाम है ये, और सिंपल नाम जो हम लोग लिख लेंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये हो जाएगा इसका आंसर कि पहला आदमी जो है वो चांद पर रखा था, उसका नाम क्या है, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसने पहले बार चांद पे अपने कदम रखे थे। ठीक है, सब अपने अपने चांद को याद करने लगे होंगे चांद का नाम आते ही। तो ये आपका हो गया 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 7 का बात करता है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है कि सबसे ज्यादा श्यानता जो है वो किसकी होती है। तो यहाँ पे एक वर्ड मेरे पास आ रहा है क्या कि श्यानता, जिसके बारे में हम लोग जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी तो है पूछा है ज्यादा किसकी होती है, कम किसकी होती है। तो ये जब हम एक्सप्लेनेशन समझेंगे तब हमें अपने आप समझ में आ जाएगी कि इन चारों में से किसकी श्यानता ज्यादा होती है। ठीक है, तो श्यानता, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि श्यान बल क्या होता है। श्यान बल समझ नहीं आ रहा है ना, लेकिन इसको इंग्लिश में बोलते हैं विस्कस। स्पेलिंग थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है,
विस्कस फोर्स, ठीक है। विस्कस फोर्स क्या होता है? तो पहले तो ये बात ये कि ये लिक्विड और गैसियस स्टेट के लिए होता है, ठीक है, लिक्विड और गैसियस सरफेस के लिए होता है, ठीक। क्या होता है कि जब लिक्विड और गैस सरफेस के जो कंसेक्यूटिव सरफेस होते हैं, उन दोनों सरफेस के बीच एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। दोनों सरफेस के बीच क्या लगता है? एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। और वो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है दो सरफेस के बीच, ठीक है, दो सरफेस के बीच रिलेटिव वेलोसिटी का क्या करता है? अपोज करता है। रिलेटिव वेलोसिटी का क्या करता है? अपोज करता है। किसमें? तो लिक्विड और गैसियस सरफेस मतलब तरल और गैस के परत के बीच दो क्रमागत परत होते हैं, उनके बीच रिलेटिव मोशन को, रिलेटिव वेलोसिटी को क्या करता है? अपोज करता है। उसी फ्रिक्शनल फोर्स को हम कहते हैं विस्कस फोर्स कहते हैं। उसी फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या कहते हैं? विस्कस फोर्स कहते हैं, ठीक है। विस्कस फोर्स कहते हैं। अब विस्कस फोर्स कहते हैं, तो भैया विस्कस फोर्स जब हम जान लिए, तो अब आप बता दो कि श्यानता क्या होती है? श्यानता, तो श्यानता होता है आपका विस्कोसिटी, ठीक है, ये श्यानता होती है। तो अब जब हम श्यान बल जान गए, विस्कस फोर्स जान गए कि एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो लिक्विड और गैसियस सरफेस के दो कंसेक्यूटिव सरफेस होता है, उसके बीच होने वाले रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी का क्या करता है? अपोज करता है। तो उसी को श्यान बल कहते हैं। तो ये विस्कोसिटी आ गया। विस्कोसिटी का मतलब ये ऑब्वियसली ये गुण की बात करेगा, ठीक है। तो तरल का वह गुण तरल का वह गुण, लिक्विड का वह कैरेक्टरिस्टिक जिससे दो उसके कंसेक्यूटिव सरफेस के बीच होने वाले रिलेटिव मोशन का अपोज हो, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो हम समझ गए विस्कोसिटी क्या होता है। अब आप बोलोगे कि सर विस्कोसिटी बता दिया, अब इससे हम कैसे पता लगाएं कि किसकी ज्यादा विस्कोसिटी होगी? तो विस्कोसिटी भैया ज्यादा होगी तो विस्कोसिटी जो डिपेंड करता है, मतलब श्यानता जो डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गाढ़ापन का, ठीक है। गाढ़ापन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब विस्कोसिटी बढ़ेगा जब गाढ़ापन बढ़ेगा, ज्यादा गाढ़ा रहेगा लिक्विड तो विस्कोसिटी ज्यादा लगेगा, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लगेगा, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी कम होगा, ठीक है, अपोज ज्यादा होगा। और गाढ़ापन कम रहेगा तो विस्कोसिटी कम होगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो विस्कोसिटी ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है जल, वायु, शहद, खून। इस सब में सबसे ज्यादा गाढ़ा कौन होता है? तो आप कहिएगा सर सबसे ज्यादा गाढ़ा तो ये शहद होता है। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक बात और हम कर सकते हैं, जान सकते हैं कि गर्म करने पर जो है, अगर हम ताप बढ़ाते हैं, गर्म करने पर क्या होता है? विस्कोसिटी तरल का जो है, तरल का श्यानता घट जाता है और गैस का श्यानता बढ़ जाता है। गैस का श्यानता बढ़ जाता है, मतलब गैस की विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है और तरल के विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है। कब? जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है क्या कि इनमें से किसका तापमान बढ़ाने पर विस्कोसिटी या श्यानता बढ़ जाता है? ऑप्शन आपके पास रहेगा। आप अगर ये वीडियो देखे रहिएगा तो फटाक से मार दीजिएगा गैस। और वैसे ही जस्ट अपोजिट, कि इनमें से किसका तापमान बढ़ाने पर किसकी श्यानता जो है घट जाती है या किसके विस्कोसिटी घट जाती है, तो वो हो जाएगा तरल।
तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, कि कौन ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। कौन ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। कौन ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। तो यहाँ पे हम जो वर्ड आ रहा है जिसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं वो है ऊष्मा। कुचालक और सुचालक तो बाद की बात है। तो अगर बात करें ऊष्मा की, तो ऊष्मा क्या है, एक तरह की ऊर्जा है। ऊष्मा एक तरह की ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है, सुषमा नहीं बोल रहे हैं, ऊष्मा बोल रहे हैं, हीट। ऊष्मा बोल रहे हैं, हीट, सुषमा नहीं बोल रहे हैं। तो ऊष्मा क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी which transfer from one object to another object due to temperature difference. It is a type of energy which transfer from one object to another object due to temperature difference. मतलब क्या कि यह एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है, पहली बात। दूसरा क्या कि ये एक प्रकार की ऊर्जा है, तो तापमान में अंतर के कारण, तापमान में अंतर के कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होती है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर, स्थानांतरण होता है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये आपका द्रव्यमान पे डिपेंड करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक जो होता है वह होता है जूल। इसका एसआई मात्रक जूल होता है, ठीक है। ऊष्मा का जो है एसआई मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन हमारा इतना समझ लिए। कुचालक और सुचालक की बात करते हैं अगर, तो कुचालक वो होता है, वो वस्तु या वो पदार्थ जिससे ऊष्मा जो है आसानी से ट्रांसफर हो जाए, ऊष्मा का स्थानांतरण आसानी से हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुचालक कहते हैं। और जिससे ऊष्मा का स्थानांतरण अगर हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, सुचालक। और कंडक्टर। और अगर स्थानांतरण, ऊष्मा का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में नहीं हो तो उसको हम लोग कहते हैं कुचालक, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कुचालक। ये अक्सर जो हमारा अधातु होता है उसमें होता है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक कौन है। तो यहाँ पे हमने ऊष्मा के बारे में पता कर लिया कि ऊष्मा जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा क्या कि तापमान में अंतर के कारण वस्तु एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है, ट्रांसफर होता है। और फिर हमने क्या पढ़ा कि ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट क्या होता है, जूल। ऊष्मा का यूनिट जो होता है वह जूल होता है। और जब स्थानांतरण हो जाता है जिस पदार्थ से, उसको सुचालक कहते हैं, और जिससे नहीं होता उसको कुचालक कहते हैं। हमसे यह पूछा है कि ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा पारा। पारा जो है ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि ये जो है ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक भी है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक भी है, ठीक है, सुचालक है। तो पारा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है लेकिन विद्युत का सुचालक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है क्या, कि फैराडे स्थिरांक क्या है। तो फैराडे स्थिरांक हमारा लास्ट है। यहाँ पे अभी के लिए हम सिर्फ इतना जानेंगे कि यह एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है, यह एक
कांस्टेंट है, ठीक है, यह एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक। और इस बात का यहाँ पे ध्यान, सार्वत्रिक नियतांक किसको कहते हैं, और इस बात का हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि चाहे वो कोई भी कांस्टेंट हो, कोई भी यूनिवर्सल कांस्टेंट हो, उसका कोई यूनिट नहीं होता है, कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, कोई यूनिट नहीं होता है। तो इस तरह से था, ये हमारा 9 क्वेश्चन थे। ये 9 क्वेश्चन कौन है, तो ये 66 बीपीएससी में आए हुए फिजिक्स के क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। उस साल 66 में 9 क्वेश्चन आए हुए थे फिजिक्स से, तो उस 9 क्वेश्चन को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज, जैसे फिजिक्स का है तो फिजिक्स के हर एग्जाम में 65वें में जो क्वेश्चन आया था उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर 64वें में करेंगे, ऐसे एक एक करके सब्जेक्ट वाइज हम सारे पेपर को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, साथ ही साथ आपके लिए लाभकारी भी होगा, इससे आपको बेनिफिट में मिलेगा और आपकी तैयारी में एक अहम भूमिका और योगदान देगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी ऐसे निरंतर होती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ, ठीक है, अगले कुछ प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू।